नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट 2 सीरीज़ को लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट और बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन सीरीज सेट 1 है वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप कभी भी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम बना रहे हैं और सेट हम लेकर आ रहे हैं, उस सारे सेट को लाने के पीछे पर्पस है एग्जामिनेशन को ध्यान में रख कर के काम करना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी कोरोना पीरियड में ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम करा रही हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट पे काम कर रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को इसी बात के साथ शुरू करते हैं। हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बाकी और चीज़ों को समझने का काम करेंगे जो इस कंटेंट के रूप में आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर यूनिवर्सल ऑर्डर विल बी, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन ऑर्डर को, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को एस्पायर कर रहा है या यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में वो जीना चाहता है, वो किस प्रकार की चीज को लेकर चले। तो पहला जो ऑप्शन है सोशली एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल, दूसरा ऑप्शन है मोर रिच, तीसरा ऑप्शन है मोर पावरफुल और चौथा ऑप्शन है मोर वेल ट्रेवल्ड। तो अगर कोई व्यक्ति यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहता है तो उसे मोर रिच होने की, मोर पावरफुल होने की या फिर ज़्यादा घूमते रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे आवश्यकता है अपने समाज और अपने आसपास के प्रकृति और अस्तित्व के प्रति सजग होने की। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में हम ऑप्शन नंबर ए, सोशली एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन को सही मानते हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं। वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप आर मेनी, दे मे इंक्लूड, कह रहा है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें जिसमें क्या चीज़ शामिल होती है। तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है, ऐसी वैल्यूज़ जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन के रूप में देखें तो ऑप्शन ए एग्रेशन, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर एंड ऑप्शन डी एरोगेंस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं निगेटिव वैल्यूज को या निगेटिव ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड को और एक पॉजिटिव फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए रिलेशनशिप में हम इंटेग्रिटी और कैरेक्टर इस ऑप्शन को सही मानते हैं एक वैल्यू के रूप में। अगला प्रश्न है इमेजिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ दी। देखिए हम लोग सेल्फ और बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, कॉन्टेम्पलेशन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सेल्फ और बॉडी की एक्टिविटीज़ के टेबल में पढ़ी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इमेजिंग किस तरह की एक्टिविटी है और किसकी है। तो इमेजिंग सेल्फ की एक्टिविटी है, बॉडी की एक्टिविटी है, दोनों की एक्टिविटी है, या इनमें से किसी की एक्टिविटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इमेजिंग सेल्फ की एक्टिविटी है। जब भी हम इमेजिंग की बात करते हैं, इमेजिंग जो वर्ड है ये सेल्फ के लेवल पे आने वाली चीज़ है, जिसमें हम डिज़ायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम डिज़ायर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, डिज़ायर को रिप्रेजेंट करने के टाइम हम इमेजिंग को देखते हैं। और इमेजिंग हमेशा एक सेल्फ की क्वालिटी है, सेल्फ की एक्टिविटी है, बॉडी की एक्टिविटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में हम ऑप्शन ए को देख रहे हैं, सेल्फ। अगला प्रश्न लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। पहला ऑप्शन फिजिकल फैसिलिटी, दूसरा ऑप्शन रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग और चौथा ऑप्शन है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो अभी ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या
मानवीय संबंध हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सही समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाला गया है, समझ और सही समझ। तो अगर दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, केवल समझ होता या केवल सही समझ होता, तो हम उसे चुनते। लेकिन ध्यान रखना है, जहां समझ और सही समझ दोनों ऑप्शन के रूप में हो, वहां हमें सही समझ का जो ऑप्शन है उसे ही चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हम राइट आंसर के रूप में राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ को चुन रहे हैं, क्योंकि मानव के जीने के लिए, मानव के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही समझ और सही भाव का होना, right feeling and right understanding. So these two are the most important quality of our living. So the right answer is right answer is option D. Now let us move on to the next question, that is, desire, thoughts and expectations are the activities of, इच्छा, विचार, आशा किसकी क्रियाएं हैं? तो ऑप्शन के रूप में देखें, सेल्फ की क्रियाएं हैं, बॉडी की क्रियाएं हैं, माइंड मन की क्रियाएं हैं, ए एंड सी बोथ, या फिर ए और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन ये सेल्फ की क्रियाएं हैं। तो हम अगर सेल्फ की क्रियाओं को देखेंगे तो सेल्फ की क्रियाओं में ये चीज़ें आती हैं, जिसमें हम डिज़ायर करते हैं, थॉट्स को क्रिएट करते हैं और एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ एजुकेशन से, ये फर्स्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन वैल्यू, जहां पर ह्यूमन वैल्यू की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन इस तरह का है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू, शिक्षा का उद्देश्य है क्या करना? तो पहला ऑप्शन, मेक अ लग्जरियस लाइफ, एक विलासितापूर्ण जीवन बनाना। दूसरा ऑप्शन, लाइफ को हैप्पीली और प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना। तीसरा ऑप्शन है, मेक द ह्यूमन कंडक्ट डेफिनेट, मानव के आचरण को निश्चित करना। और चौथा ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर हम देखें, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के उद्देश्य में हम ये कहते हैं कि मानव का जीवन हैप्पी हो और प्रॉस्परस हो, यानी हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, बात कर रहे हैं हम प्रसन्नता की और संपन्नता की। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ के लिए, वो जीवन को हैप्पी और प्रॉस्परस बनाना, और दूसरा साथ साथ हमें लेके चलना है कि मानव के आचरण को स्थिर करना है। तो मानव के आचरण में अस्थिरता है और उस अस्थिरता को हमें स्थिरता में बदलना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे सुटेबल जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। लेकिन चूंकि यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हैप्पी लाइफ एंड प्रॉस्परस लाइफ और उसके साथ साथ मेकिंग ह्यूमन कंडक्ट डेफिनेट, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर के तौर पर हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिलेक्टिंग समथिंग फॉर अस इज बेस्ड ऑन, किसी भी चीज को चुनना, किसी भी चीज का चुनाव करना, किसी भी चीज का चयन करना, यह किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, बेसिक नीड, क्या ये हमारी आधारभूत आवश्यकता पर आधारित है? ऑप्शन बी, डिजायर। ऑप्शन सी, एस्पिरेशन। एंड ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। हमारी डिजायर और एस्पिरेशन दोनों के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ का चयन करते हैं। आवश्यकता के आधार पर चयन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम आवश्यकता की बात करते हैं हम उसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस को भी जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कंबाइनिंग सेंस इज रिप्रेजेंटेड एज, सेंसेस को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। अगर हम सेंसेस के कॉम्बिनेशन को देखें, यानी सभी इंद्रियों के सम्मिलित रूप को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रश्न है। कंबाइनिंग सेंसेस इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक, इंद्रियों के समूह को, इंद्रियों के एक साथ रहने की जो दशा है, इसे हम किस नाम से या किस चीज से प्रकट करते हैं? पहला ऑप्शन डिजायर, दूसरा ऑप्शन माइंड, तीसरा ऑप्शन सेल्फ और चौथा ऑप्शन बॉडी। तो इन चार ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेंसेस इज कॉल्ड माइंड।
मन किसे कहते हैं? तो इंद्रियों के समूह को। जब इंद्रियां एक साथ एक अ, एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वहां पर मन बनता है। तो जब हम मन की बात कर रहे हैं तो मन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक क्या है? फंक्शन ऑफ माइंड, डिजायर ऑफ सेल्फ, प्रोसेस ऑफ नोइंग सेल्फ एंड इन्वेस्टिगेटिंग सेल्फ। क्या ये क्या ये मन की एक क्रिया है? क्या ये क्या ये स्वयं की एक इच्छा है? क्या ये एक प्रक्रिया है स्वयं को जानने की या स्वयं की जांच पड़ताल करने की? तो हम जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वयं को जानने की। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग सेल्फ। दिस इज द राइट आंसर दैट वी हैव गॉट सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज दी विच इज द थर्ड लेवल ऑफ लिविंग? हम लोग इसके पहले भी सेट वन में कई क्वेश्चंस उठा चुके हैं कि मानव के जीने के कितने स्तर बताए गए। तो ह्यूमन वैल्यू के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मानव के जीवन के जीने के 4 स्तर बताए गए हैं। एक सेल्फ के लेवल पर जीना, दूसरा फैमिली के लेवल पर जीना, तीसरा सोसाइटी के लेवल पर जीना और चौथा प्रकृति और अस्तित्व के लेवल पर जीना। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो चूज करना है वो देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सोसाइटी। थर्ड लेवल ऑफ लिविंग क्या है? समाज के स्तर पर जीना। अगला प्रश्न, व्हाट इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ लिविंग? देखिए, लेवल ऑफ लिविंग अलग है और डायमेंशन ऑफ लिविंग अलग है। तो जब हम बात करते हैं डायमेंशन की, जब हम बात करते हैं आयाम की, तो मानव के जीवन के आयाम कौन कौन से हैं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो मानव के जीवन के लिए 4 आयाम हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थॉट, वर्क, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग। यानी थॉट इंपॉर्टेंट है, थॉट के बेसिस पे बिहेवियर बनता है, बिहेवियर के बेसिस पे वर्क होता है और थॉट, बिहेवियर, वर्क, इन सभी के बेसिस पे हम एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन के रूप में देखें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो वर्क लिखा हुआ है और यही राइट आंसर है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन ऑफ लिविंग इज वर्क। इसको हम इस तरह से देखें, पहला डायमेंशन ऑफ लिविंग कौन सा है? तो जीने का पहला आयाम है थॉट। कोई व्यक्ति सबसे पहले अपने विचार के स्तर पर जाता है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो डायमेंशन ऑफ लिविंग है वो बिहेवियर है, तीसरा डायमेंशन है वर्क और चौथा डायमेंशन है अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला क्वेश्चन देखें, इन द चार्ट एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी विच इज द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ एट द लोएस्ट? कह रहा है कि अगर आप सेल्फ और बॉडी के चार्ट को देखेंगे, ह्यूमन वैल्यू में सेल्फ और बॉडी का जो चार्ट है कि सेल्फ की एक्टिविटीज और बॉडी की एक्टिविटीज जहां हमें दिखाई जाती हैं, अगर हम उस चार्ट को देखेंगे तो वहां से हमें ये चीज समझनी है कि कौन सी क्रिया सेल्फ और बॉडी के चार्ट में, कौन सी क्रिया सबसे निम्नतम क्रिया मानी जाती है, सबसे नीचे आती है। यानी सेल्फ और बॉडी के चार्ट में सबसे लोएस्ट एक्टिविटी कौन सी है? कॉन्टेम्पलेशन है, एक्सपेक्टेशन है, डिजायर है या थॉट है? तो आप ये बात समझ लें, जब हम बात करते हैं कॉन्टेम्पलेशन की, ये हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ सेल्फ है। जब हम बात करते हैं डिजायर और थॉट की, ये दोनों चीज़ें भी सेल्फ की अच्छी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, तो एक्टिविटीज़ के चार्ट में सेल्फ की एक्टिविटीज़ में सबसे लोएस्ट जो एक्टिविटी है वो एक्सपेक्टेशन मानी जाती है, क्योंकि डिज़ायर पहले आती है, थॉट उसके बाद और उसके बाद एक्सपेक्टेशन। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ हाई क्वालिटीज इज गिवन टू। जैसे अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि सेल्फ और बॉडी का जो चार्ट है एक्टिविटीज का, उसके हिसाब से सबसे लोएस्ट क्वालिटी कौन सी है, उसी तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ हाई क्वालिटीज इज गिवन टू। सर्वोच्च जो क्वालिटी है, हाईएस्ट जो क्वालिटी है, उसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं? थॉट को, एक्सपेक्टेशन को, डिजायर को या फिर अंडरस्टैंडिंग को?
तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में देखें तो अंडरस्टैंडिंग राइट आंसर है, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी एक्टिविटी है जिसे हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सेल्फ होनी चाहिए, और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सेल्फ के साथ साथ दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग हार्मनी। तो हार्मनी को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट वी मस्ट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ हाई क्वालिटीज मस्ट बी गिवन टू अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनालाइजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ, विश्लेषण जो है वो किसकी क्रिया है? तो हम लोग देखें तो हम लोग कई प्रकार की क्रियाओं को देख रहे हैं। सेल्फ की कई प्रकार की क्रियाएं, डायनेमिक एक्टिविटीज और स्टैटिक एक्टिविटी। और उन डायनेमिक एक्टिविटीज और स्टैटिक एक्टिविटीज में भी जब हम डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन को देखते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एनालिसिस होता है, वहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो द क्वेश्चन इज एनालाइजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ, विश्लेषण जो है किसकी क्रिया है? शरीर की क्रिया है, सेल्फ की क्रिया है, बोथ दोनों की क्रिया है, डी माइंड की क्रिया है, मन की क्रिया है। तो इसके राइट आंसर के रूप में हम देखेंगे ऑप्शन बी को, क्योंकि एनालाइजिंग की जब हम बात करते हैं, विश्लेषण का जो कार्य है ये सेल्फ के द्वारा किया जाता है। शरीर विश्लेषण नहीं करता, मन विश्लेषण नहीं करता, बल्कि सेल्फ ही चीजों का विश्लेषण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, द नीड ऑफ द सेल्फ आर ब्लैंक स्पेस एंड नॉट इंटरमिटेंट। कह रहा है सेल्फ की आवश्यकता कैसी है? तो ऑप्शन के रूप में परमानेंट, टेम्पररी, कॉन्टिन्यूअस, नन ऑफ द एबव। क्या सेल्फ की नीड, सेल्फ की आवश्यकता, सेल्फ जो आई है या मैं की जो आवश्यकता है, क्या मैं की आवश्यकता परमानेंट है, टेम्पररी है या कॉन्टिन्यूअस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैं के स्तर पर जितनी भी आवश्यकताएं हैं या सेल्फ के लेवल पर जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं कॉन्टिन्यूअस नेचर की है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान चाहिए तो सम्मान हमेशा चाहिए, पूरे जीवन भर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सम्मान हमें थोड़े समय के लिए मिले और ना मिले तो काम चल जाएगा। तो जितनी भी आवश्यकता सेल्फ के लेवल की है वो सभी आवश्यकताएं सेल्फ की कॉन्टिन्यूअस नेचर की हैं। अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर टू बेसिक ह्यूमन डिजायर्स। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी ये मानव के दो आधारभूत इच्छाएं हैं। ये प्रश्न में हमें ट्रू फॉल्स देखना है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, हम अपने जीवन में यही दो चीज़ें चाहते हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी ये दो बेसिक ह्यूमन डिजायर हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट उठाते हैं, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन गुड लक एंड लॉट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हमारी खुशी या हमारी प्रसन्नता जो है वो गुड लक के ऊपर, अच्छे भाग्य के ऊपर और बहुत सारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो कभी भी हैप्पीनेस जैसी चीज गुड लक पर या फिर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर बेस्ड नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट उठाते हैं, अंडर इवेल्युएशन इज नेचुरली एक्सेप्टेड इन रिलेशन। कह रहा है अंडर इवेल्युएशन यानी हम अगर किसी का आवश्यकता से कम स्तर पर मूल्यांकन करते हैं तो रिलेशनशिप में ये काम करना नेचुरली एक्सेप्टेड है। तो आप इस चीज को समझें, जब भी हम बात करते हैं राइट इवेल्युएशन की, राइट इवेल्युएशन का मतलब सम्मान करना है, ठीक? तो राइट इवेल्युएशन नेचुरली एक्सेप्टेड है, लेकिन अंडर इवेल्युएशन और ओवर इवेल्युएशन, किसी की आवश्यकता, किसी के गुणों से, किसी के गुणों और उसके गुणों के आधार पर अगर हम उसका कम आकलन करें तो वो भी नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है, और अगर किसी के गुणों के आधार पर हम उसका आकलन ज़्यादा करें तो भी ये नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है। तो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि अंडर इवेल्युएशन नेचुरली एक्सेप्टेड है रिलेशनशिप में। अगला स्टेटमेंट लेते हैं, सेल्फ इज द डूअर नॉट द बॉडी।
कह रहा है सेल्फ ही डूअर है, कार्य करने वाला सेल्फ ही है, बॉडी शरीर कार्य करने वाला नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सेल्फ एक एक्टिवेटिंग एनर्जी है, सेल्फ एक रिवाइटलाइजिंग एनर्जी है, जो हमारे शरीर को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है, उपकरण के तौर पर काम करता है। तो अगर सेल्फ को देखें तो सेल्फ डूअर है, इंजॉयर है और सीयर है। यानी देखने वाला भी सेल्फ, इंजॉय करने वाला भी सेल्फ और करने वाला भी सेल्फ। तो शरीर का इसमें कोई रोल नहीं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सेल्फ डूअर है, बॉडी डूअर नहीं है। इसी के साथ हम आज के इस क्वेश्चन सीरीज को ह्यूमन वैल्यू के लेवल पे यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगली वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे, फिर और सारे क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और नमस्कार करता हूं। अगली वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो कंटेंट है अगर वो आपको ठीक लगे या क्वेश्चंस ठीक लगे, क्वेश्चंस सिलेक्टेड हमने चुने हैं, बहुत एफर्ट लगाई है, तो उसके लिए अगर आप लाइक करें तो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज़ एडवाइस के तौर पर, सजेशन के तौर पर कहनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं। और हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कंटेंट ऐसे हैं जिन कंटेंट्स को सभी को जानना और समझना चाहिए। और ख़ासकर अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से और बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो पूरी कंट्री में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जहाँ पर ह्यूमन वैल्यू एक कोर्स के तौर पर चल रहा है, वहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।